नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 19 को जेपी नड्डा और 23 को अमित शाह और 27 फरवरी को खुद पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बढ़ी भाजपा की सक्रियता, जान फूंकने की तैयारी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 तारीख को बिहार में रहेंगे। भगवा में हुआ लौरैया, भाजपा ने झोंक दी ताकत। साथ ही साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि 3000 अरब का खजाना, मोदी सरकार की लगी लॉटरी, केवल एक शर्त के साथ नीलामी की तैयारी। इसी के साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा विवाद होगा खत्म, एलएसी पर भारत चीन के बीच 2029 के बाद पहली बातचीत। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली पर भारत ने तोड़ी चुप्पी, मदद के सवाल पर जयशंकर की दो टूक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होने जा रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक चुनाव से पहले भाजपा ने बढ़ा ली सक्रियता। 19 को अध्यक्ष जेपी नड्डा, 23 को अमित शाह और 27 को पीएम मोदी कर रहे हैं यहां का दौरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दिल्ली से कई नेता लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 18-19 फरवरी को कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि 23 फरवरी यानी गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी शिवमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मई में होने वाले चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे और पार्टी की तैयारियों को नए सिरे से गति देने का प्रयास करेंगे। वहीं शाह बेल्लारी जिले के संदूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 को बिहार में रहेंगे। भगवा में हुआ लौरैया और इसी के साथ भाजपा ने झोंक दी पूरी ताकत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौर्य काल के गौरवशाली इतिहास वाला कस्बाई शहर लौरैया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वागत के लिए तैयार है और पूरा शहर भगवा में हो गया है। आपको बता दें कि आगामी 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे और बिहार के सभी कद्दावर नेता पश्चिम चंपारण जिले में कैंप कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार में भी जान फूंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने और उसका कारण 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर भाजपा अभी से मुस्तैद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3000 अरब का खजाना, मोदी सरकार की लग गई लॉटरी, केवल एक शर्त के साथ नीलामी की है तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू के रियासी जिले में मिले लिथियम के बड़े भंडार की जल्द नीलामी करने की सरकार ने तैयारी कर ली है और इस भंडार का ऑक्शन अप्रैल-जून तिमाही में करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जल्दी सरकार बोलियां आमंत्रित करेगी। दरअसल बोली की प्रक्रिया इतनी जल्दी शुरू करने की वजह है कि लिथियम के भंडार के बारे में सरकार को पूरा भरोसा है। अगर ये लिथियम के मिलने के शुरुआती संकेत होते तो जरूर पुख्ता प्रमाण मिलने तक सरकार इंतजार करती, लेकिन यहाँ पर मिले भंडार को लेकर किसी तरह का संशय नहीं है, लिहाजा सरकार इसकी नीलामी जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश में है। नीलामी को लेकर सरकार की योजना है कि ये आमतौर पर अपनाई जाने वाली नीलामी प्रक्रिया की तरह सभी के लिए ओपन रहेगी और इसमें कोई भी बोली लगा सकता है। हालांकि बोली जीतने वाले को लिथियम का इस्तेमाल भारत में ही करना होगा, लेकिन फिलहाल भारत में लिथियम रिफाइनिंग की प्रक्रिया मौजूद नहीं है। ऐसे में इस भंडार से लिथियम निकालना भी एक चुनौती होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा विवाद होगा खत्म, एलएसी पर भारत चीन के बीच 2019 के बाद पहली बातचीत। जी हां दोस्तों, डोकलाम, गलवान और तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद पर बातचीत हुई है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 26वीं बैठक भारत चीन बॉर्डर अफेयर के तहत 22 फरवरी को की गई है और ये बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित की गई है। बता दें कि ये 2019 के बाद से पहली बॉर्डर अफेयर की पहली मीटिंग है। ये मीटिंग भारतीय विदेश मंत्रालय के ईस्ट एशिया के जॉइंट सेक्रेटरी और चीनी विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ बाउंड्री एंड ओशियानिक अफेयर्स शामिल हुए हैं। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पश्चिमी क्षेत्रों और शेष क्षेत्रों में विस्थापन के प्रस्तावों पर चर्चा की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली पर भारत ने तोड़ी चुप्पी, मदद के सवाल पर जयशंकर की दो टूक। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में जारी आर्थिक बदहाली पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भविष्य काफी हद तक उसके अपने कार्यों और उसकी पसंद से निर्धारित होता है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो अपनी आर्थिक परेशानियों से कैसे बाहर
बाहर निकले। भारत की ओर से श्रीलंका को दी गई मदद का उल्लेख करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने गंभीर आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद की, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच संबंध पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका ने दिखाई सख्ती तो चीन की अकड़ ढीली, कंगाल पाकिस्तान को देगा $2 अरब का लोन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंगाल हो चुका पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। खुद को पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त बताने वाला चीन और ज्यादा लोन देने से आनाकानी कर रहा है। चीन ने अभी पाकिस्तान को $30 अरब से ज्यादा का लोन दे रखा है। इसमें से ज्यादातर सीपीईसी के लिए है, जो चीन खुद अपने फायदे के लिए बना रहा है। चीन की आनाकानी पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिका ने सख्त रुख अपना लिया था। अमेरिका ने कहा था कि चीन पाकिस्तान को दिए अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से आया डोभाल को फोन, जंग खत्म करवाने को मांगा भारत का साथ। जी हाँ दोस्तों, रूस के साथ छिड़ी जंग को खत्म कराने के लिए यूक्रेन ने अब भारत का साथ मांगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री एर्मक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फोन कर संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मसौदा प्रस्ताव पर भारत से समर्थन की अपील की है। यूक्रेन की ओर से यह फोन कॉल ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग को 1 साल पूरा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक एर्मक ने एनएसए डोभाल के साथ बातचीत के दौरान उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से डोनेत्स्क क्षेत्र के बखमुत शहर के बारे में उन्हें बताया। यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि हम जानते हैं कि रूस कुछ आक्रामक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम इस जंग में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने सभी क्षेत्रों को मुक्त नहीं करा लेते। हमें केवल हथियारों की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद पहली बार रूस, चीन, अमेरिका के मंत्री साथ बैठेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले हफ्ते में 40 देशों के विदेश मंत्रियों से औपचारिक अनौपचारिक बातचीत करेंगे। G20 और रायसीना डायलॉग के बैनर तले होने वाली इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध ज्यादा चर्चा में रहेगा। हालांकि यूक्रेन इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन रूस के बहाने उस पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में भारत युद्ध को समाप्त करने का फॉर्मूला पेश कर एक बड़ी पहल कर सकता है। G20 मुख्यतः आर्थिक विकास को गति देने का मंच है, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंध और भारत जैसे देशों द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर राजनीतिक चर्चा हो सकती है। और इसी बैठक में सितंबर में होने जा रहे शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार होगा। श्रीनगर में G20 के पर्यटन को लेकर बैठक होगी और इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि श्रीनगर में इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बैठक मई में संभावित है और इसे जम्मू कश्मीर में चुनाव के आसपास रखा जाना है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले चुनावों में विदेशी प्रतिनिधियों को यह संदेश दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर कैसे विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने चीन के डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए श्रीनगर में G20 की मीटिंग रुकवाने की खासी कोशिश की थी, लेकिन वो विफल रहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार ने पेश किया भारी भरकम बजट और कर दी 10 बड़ी घोषणाएं। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार 2.0 ने बुधवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया और बजट का आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बजट का आकार हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। बीते वर्ष जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया, फिर भी राजस्व की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश किया गया है और यही कारण है कि आने वाले समय में 21 एयरपोर्ट वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि प्रदेश के छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए का ऐलान। स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ रुपए खर्च का ऐलान। प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान। प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के उद्देश्य के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 150 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है। दोस्तों, इसी के साथ कई बड़े यहाँ पर ऐलान किए गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े ऐलान कर
कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के बजट में। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पवन खेड़ा के विवादित बयान पर भड़के शंकराचार्य, बोले चाहे संविधान बदल जाए लेकिन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत। जी हां दोस्तों, गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा हीन व्यक्ति है। शंकराचार्य ने मंगलवार को वाराणसी में कहा कि हीन व्यक्ति ही हीनता का परिचय देता है। किसी के कुल या सील पर आक्षेप करना सीलवान व्यक्ति का काम नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर मीडिया से कहा कि अगर भारत खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है तो दुनिया के 204 देशों में से 15 खुद को 1 साल के भीतर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि चाहे संविधान में बदलाव हो या फिर शासन में, लेकिन हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य पूरा होकर रहेगा और एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की संसद में भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठ चुका है और सभी के पूर्वज हिंदू थे, हिंदू राष्ट्र ही होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का शंखनाद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए बनाया ये प्लान। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मात देने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। भाजपा 2024 तक सभी जिलों में अपने जिला कार्यालय बनाएगी, जबकि प्रदेश कार्यालय की जमीन का मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से नई जमीन के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पार्टी के केंद्रीय जिला कार्यालय निर्माण संयोजक रविंद्र राजू ने प्रदेश अधिकारियों की बैठक ली। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा एलएसी पर सेना पीएम मोदी ने भेजी है, कांग्रेस के सांसद ने नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन से डरने के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा हमला बोला। विदेश मंत्री ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भेजा, न कि वायनाड के सांसद ने। केंद्र सरकार द्वारा तवांग झड़प पर चर्चा से परहेज करने के विपक्ष के आरोपों के बीच उनकी ये टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि अगर हम उदार हो रहे थे तो भारतीय सेना को एलएसी पर किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने भेजा। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भारत ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच बड़ी संख्या में एलएसी पर सैनिकों को भेजा है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की सीमा पर आज हमारे पास इतिहास की सबसे बड़ी तैनाती है और मैं चीन का नाम ले रहा हूं। वो कांग्रेस के इस आरोप के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि ना तो पीएम मोदी और ना ही विदेश मंत्री ने चीन का जिक्र किया है। जयशंकर की टिप्पणी संसद में विपक्ष के विरोध की पृष्ठभूमि में आई है, जिससे आरोप लगाया गया है कि सरकार तवांग में चीनी सेना के साथ संघर्ष पर चर्चा से इनकार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली रैली से पहले ही महागठबंधन में फूट, पोस्टर से राहुल गांधी गायब। 2025 में तेजस्वी के ताज पर भी संकट। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्णिया में 25 फरवरी को लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आयोजित महागठबंधन की पहली रैली से पहले ही महागठबंधन में फूट नजर आने लगी है। पूर्णिया में जगह जगह महागठबंधन की प्रस्तावित रैली के पोस्टर लगाए गए हैं और उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। पोस्टर, बैनर और होर्डिंग में कांग्रेस से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जगह दी गई है। वहीं तेजस्वी यादव की 2025 में ताजपोशी पर भी संकट नजर आ रहा है। 25 फरवरी को रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली होने वाली है और इसको लेकर महागठबंधन नेताओं की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। शहर में जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए हैं। महागठबंधन के होर्डिंग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी गायब है। हालांकि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर को होर्डिंग्स में जगह दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रैगन से दोस्ती पड़ी भारी, दिवालिया हुआ कंगाल पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार डिफॉल्ट होने की कगार पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भले ही ना माने, लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने खुलकर कह दिया है कि नकदी के संकट से जूझ रहा देश दिवालिया हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और इस बात का डर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 अरब का लोन नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ये स्वकारोक्ति यूं ही नहीं की। पाकिस्तान के पास मात्र $3 अरब का विदेश मुद्रा भंडार बचा है और ये पैसा भी चीन तथा सऊदी अरब से दिया हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का इस तरह से दिवालिया होना भारत के लिए अच्छी खबर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 में भारत का बजेगा डंका, बनेगा इन देशों
के लिए बड़ा हथियार, आर्थिक सचिव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बेंगलुरु में होने वाली G20 की पहली FMCBG और दूसरी FCBD बैठक से पहले आर्थिक सचिव अजय सेठ ने कहा कि भारत में होने वाली G20 की बैठक काफ़ी अहम है और इस आयोजन से भारत डेवलपिंग नेशंस के लिए बड़ा हथियार बनेगा। सेठ का कहना है कि भारत उन गरीब देशों की आवाज़ बनेगा जहां कई तरह के इकोनॉमिक मुद्दों पर काम करने की जरूरत है और इस बैठक पर मुख्य उद्देश्य भारत की अध्यक्षता 2023 में होने वाली G20 वित्त ट्रैक के सभी कार्य प्रवाहों के लिए जनादेश देना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अमित शाह बोले अपनी भाषा का करे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, समृद्ध होगा देश। या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोगों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि ये मातृभाषा से जुड़ने और इसे और ज्यादा समृद्ध बनाने का संकल्प लेने का अवसर है। शाह ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को समृद्ध बनाएगा तो सभी भाषाएं समृद्ध होंगी और देश भी समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह हमारी मातृभाषा से जुड़ने और इसे और अधिक समृद्ध बनाने का संकल्प लेने का दिन है। हमें अपनी मातृभाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का संकल्प लेना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, बोलता है और सोचता है तो इससे उसके सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और शोध करने की क्षमता बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नई शिक्षा नीति के जरिए मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया है और यही भारत के स्वर्णिम काल का आधार बनेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली NCR में अभी और बढ़ेगा पारा, उत्तर पश्चिम भारत में भी ऐसा रहेगा मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मंगलवार को आने वाले दिनों के लिए दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद जताई है। IMD वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने कहा कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और इस बात की थोड़ी संभावना है कि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज करेगी और दिल्ली NCR में हम अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद कर रहे हैं। IMD वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि अधिकतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और यहाँ तक कि पश्चिम भारत में सामान्य से ऊपर है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ तापमान के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मान सम्मान को धक्का पहुंचाने की कोशिश, 1984 में भी बहुत कुछ हुआ था, BBC डॉक्यूमेंट्री पर बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने BBC की डॉक्यूमेंट्री की आलोचना की है। उन्होंने मंगलवार को न्यूज एजेंसी से कहा है कि किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही है। आप किसी के मान सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि यह सत्य के लिए केवल एक खोज है जिसे हमने 20 साल बाद इस समय पर लाने का फैसला किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आगे कहा कि आपको क्या लगता है कि यह अचानक आया है? मैं ये बताना चाहता हूं कि चुनाव का समय भारत और दिल्ली में शुरू हुआ हो या नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में जरूर शुरू हो गया है। कई बार भारत में चल रही राजनीति यहाँ की नहीं बल्कि बाहर से आई होती है और विचार और एजेंडा बाहर से आए होते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के लिए दोस्त बना तालिबान, मोस्ट वांटेड आतंकी एजाज को मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए सबसे अधिक खूंखार आतंकियों में से एक जिहादी कमांडर एजाज अहमद अहनगर की अफगानिस्तान में मौत हो गई है और एजाज अहमद इस्लामिक स्टेट के लिए काम करता था और उसने ही काबुल और जलालाबाद में भारतीय समुदायों पर हमले कराए थे। उसकी मौत को लेकर तालिबान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों का दावा है कि एजाज की मौत हो गई है और वहीं एजाज के परिजनों ने भी उसकी मौत की पुष्टि की है। एजाज को जनवरी में ही भारतीय गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित कर दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समंदर में भी छटपटाएगा चीन, ड्रैगन की हर चाल को मात देने के लिए भारत ने इन देशों के साथ तैयार कर लिया है खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ जारी सैन्य तनातनी के बीच साल 2020 में पहली बार भारत ने अपने बहुचर्चित नौसैनिक अभ्यास मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का ऐलान किया था। क्वाड देशों के बीच सैन्य सहभागिता के लिहाज से मालाबार नौसैनिक अभ्यास के कूटनीतिक और सामरिक महत्व को समझा जा सकता है और इस साल अगस्त महीने में पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत मालाबार एक्सरसाइज के लिए इस बार अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के साथ P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भेजेगा और चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर सभी 4 क्वाड देशों ने हिंद
प्रशांत क्षेत्र में किसी प्रकार की जबरदस्ती रोकने का इरादा जताया है। दोस्तों, एक और चीन के साथ बढ़ता तनाव तो वहीं दूसरी ओर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती साझेदारी को काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने की ऑपरेशन दोस्त की तारीफ, भूकंप प्रभावित तुर्की से लौटे बचाव दल के जाबाजों से की बात। यहाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के लोगों से बात की और इन लोगों ने तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। भारत की ओर से भेजे गए बचाव दल ने भूकंप प्रभावित देशों में कई जानें बचाई और पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान ऑपरेशन दोस्त की तारीफ की। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, सेना हो, वायुसेना हो या हमारी दूसरी सेनाओं के साथी हो, सभी ने बेहतरीन काम किया है। यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्त डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में राष्ट्रों के साथ खड़े होने की हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। हमेशा दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी आपदा के लिए भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है।